मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैसेज हैं वो PV इक्वल टू nRT समीकरण को मानती हैं, लेकिन वास्तविक गैसें हैं वो इस समीकरण से डेविएशन शो करती हैं, इस समीकरण से विचलन दर्शाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अर्थात आदर्श व्यवहार से विचलन, यानी किस कारण से या किस तरह से वास्तविक गैसें रियल गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बोल के नियमानुसार PV इक्वल टू क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इक्वल टू होता है K होता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर P एंड V का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि हम PV और P के मध्य, देखिए आप PV और P के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं और वो बोयल के नियम की पालना होती है उसमें, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ग्राफ है वो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी आइडियल गैस के लिए। ओके, लेकिन अमागेट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट था अमागेट ने 1818 में कुछ गैसों की स्टडी की, तो उसने बताया कि कोई भी गैस इस टाइप का यानी स्टेट जो कर्व है वो नहीं बनाती है, अर्थात सभी गैसें हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। अर्थात जो P का मान है का मान जब बढ़ता है तो PV का मान कांस्टेंट नहीं रहता है, जिसको हम निम्नलिखित डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आप, इसमें हमने क्या किया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने क्या किया है, डिफरेंट गैसेज जैसे N2 है, CO2 है, CH4 है, हाइड्रोजन है, हीलियम आदि के लिए PV एवं P के मध्य ग्राफ ड्रॉ किया है हमने। अब ध्यान दीजिए आप कि इसमें दो टाइप की गैसों के ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है हाइड्रोजन और हीलियम का, ये वाला। इसमें देखो क्या शो हो रहा है इस ग्राफ में कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है वो के लिए जो PV का मान जो है, ध्यान दीजिए आप, P का मान जब बढ़ता है तो PV का मान हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। दूसरी हमारा ग्रुप है वो है नाइट्रोजन का है, CO2 का और CH4 का है, नाइट्रोजन, CO2 और CH4 का। इसमें तो क्या हो रहा है, प्रारंभ में जब P का मान बढ़ता है तो PV का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और वो कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ मिनिमम हो गया। मिनिमम पर पहुँच कर क्या होगा, जब और जब P बढ़ता है तब इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी इसमें दो ग्रुप गैसों के, H2 हीलियम का अलग बन गया और N2 CO2 का CH4 का अलग बन गया। तो यानी क्या होगा, ये आइडियल बिहेवियर से दोनों प्रकार के डेविएशंस को अलग अलग हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को एक फैक्टर काम लेते हैं हम, उस फैक्टर का नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z या संपीड़ितता गुणांक Z, उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को हम एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के रूप में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। आप पढ़ेंगे हम कि Z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है वो PV एवं nRT का रेशियो है, अनुपात है। Z इक्वल टू क्या है, PV रियल अपॉन nRT, ये होता है। अर्थात PV रियल अपॉन nRT का जो अनुपात है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जो आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस, उसमें क्या होता है, PV आइडियल बराबर क्या होता है, nRT होता है nRT। अब देखो आइडियल गैस को हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस को मानते हैं परफेक्ट गैस मानते हैं, परफेक्ट गैस। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, PV परफेक्ट मान सकते हैं, PV परफेक्ट इक्वल टू क्या है, nRT है। अब हम क्या करें, देखो समीकरण में, इस समीकरण में हम जो nRT है यहाँ पर ये वाला, इसकी जगह हम यहाँ से अपन PV परफेक्ट या PV आइडियल पुटअप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, Z इक्वल टू जाएगा PV रियल अपन हो जाएगा
पी वी आइडियल मान लो या परफेक्ट मान लो, ठीक है। तो पी से क्या क्या कैंसिल हो गया, तो जेड क्या बन गया, जेड हमारा आ गया वी रियल अपॉन वी आइडियल या परफेक्ट। अर्थात रियल गैस के वॉल्यूम एवं आइडियल गैस के वॉल्यूम के जो अनुपात रेशियो है उसको भी हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है उसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारा ये वाला जेड इक्वल टू पी वी रियल अपॉन एन आर टी, और सेकेंड हमारा ये है जेड इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल या परफेक्ट। ओके, यदि कोई भी गैस आइडियल है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो वॉल्यूम जो वी रियल अपॉन वी परफेक्ट है या आइडियल है उसका मान बराबर होगा, यानी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जेड का मान क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए 1 हो जाएगा, दोनों मान क्या है, बराबर हैं। तो यदि कोई गैस कैसी है, आइडियल है, तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड का मान वो हमेशा 1 होगा। लेकिन यदि कोई गैस रियल है तो उसके लिए जेड का मान क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दो केसेस हैं हमारे पास है। पहला केस ये है कि यदि जेड का मान 1 से ज़्यादा है, जेड इज ग्रेटर देन 1 है, ये कब होगा, जब वी रियल का मान क्या होगा, वी आइडियल से ज़्यादा होगा, तभी तो होगा जेड का मान 1 से अधिक। अब ये यदि होता है तो इसमें क्या होगा, ये क्या शो करेगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य जो रिपल्सन फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, वो है अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। यानी वी रियल का मान जब वी आइडियल से अधिक है अर्थात जेड का मान 1 से ज़्यादा है, इसका तात्पर्य ये है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स में जो प्रतिकर्षण बल है, रिपल्सन फोर्स है, उसका मान है वो अट्रैक्शन फोर्स से अधिक प्रभावी होता है। और इन गैसों को हम आसानी से कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, उनको लिक्विफाई करना आसान नहीं होता है। जैसे हमने देखा, हमने H2O हीलियम है ना, ये वाले, इनके लिए सब में क्या होगा, H2O हीलियम के लिए जेड का मान 1 से अधिक होता है, और इस कारण से इन गैसेस को हमें आसानी से कंप्रेस्ड या लिक्विफाई यानी द्रवित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन गैसों को हम एक नया नाम दिएगा परमानेंट गैसेस, परमानेंट गैसेस कहते हैं इनको, यानी वे गैसें जिनको हम आसानी से इजीली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कंप्रेस्ड गैस कहते हैं, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन। सेकंड केस हमारा है कि जब जेड का मान 1 से क्या हो, कम हो, अर्थात जो वी रियल है या रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से क्या हो, कम हो। तो ये कंडीशन होती है तब क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो है रिपल्सन फोर्स से अधिक इफेक्टिव होता है। जेड का मान क्या हो, 1 से कम हो, तब अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स से अधिक इफेक्टिव, अधिक प्रभावी होता है। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स अधिक प्रभावी है तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल आसानी से पास आ पाते हैं, और पास आने से क्या होगा, उनको कंप्रेस्ड करना यानी उनको संपीड़ित करना, उनको दबाना आसान होगा, अर्थात ये गैसें आसानी से लिक्विफाई यानी कंप्रेस्ड हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2, ये गैसें सारी क्या हैं, इन सारी गैसों के लिए जेड का मान 1 से कम होता है, और इन गैसों को इजीली हम कंप्रेस्ड या लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने जेड और यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जेड और पी के मध्य, ये PV अपॉन RT है, यहाँ जेड ही है, जेड इक्वल टू PV अपॉन RT। हमने अमोनिया CO2 CH4 हीलियम H2 के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड एवं पी के मध्य ग्राफ ड्रॉ किया है, ओके। अब देखिए इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसमें तो क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में जब P का मान जो है वो बढ़ रहा है तो जेड का मान भी क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है,
यहाँ पर 1 है इसका मान, ध्यान दीजिए आप, 1 से इनका मान बढ़ ही रहा है दोनों गैसेस, किसका, हीलियम का, हाइड्रोजन का। लेकिन इसके अलावा जो NH3 है, CO2 है, CH4 है, इन गैसों के लिए क्या हो रहा है, इन गैसों में Z का जो मान है वो जो P बढ़ रहा है, पहले तो क्या हो रहा है ऐसे, पहले वो 1 से कम हो रहा है और मिनिमम तो यहाँ पर मिनिमम हो रहा है और फिर वापस ये बढ़ रहा है ऐसे P बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें क्या होती हैं, कम संपीड़ित होती हैं, लेस कंप्रेस्ड होती हैं, और अमोनिया, CO2 और CH4 हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होती हैं। ओके, जैसे हम लिखा हमने, फॉर गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन द Z वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। इट इज़ बिकॉज द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम मोर सिग्निफिकेंट, यानी इन गैसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं यानी प्रतिकर्षण बल हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं, किसके तुलना में, आकर्षण बल की तुलना में, और इस कारण से इनको हम कंडेंस्ड यानी लिक्विफाई आसानी से नहीं कर पाते हैं। रिपल्सन के कारण क्या होगा, रिपल्सन के कारण गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, और पास नहीं आएंगे तो क्या होंगे, वो कंप्रेस्ड नहीं होंगे, संपीड़ित नहीं होंगे, यानी वो लिक्विफाइड नहीं होंगे, ठीक है। और गैसेज लाइक मेथेन, CO2, अमोनिया एटसेट्रा, Z वैल्यू डिक्रीजेज इनिशियली, देखो पहले क्या हो रहा है इसमें, पहले मान घट रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए आप, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन, बट इंक्रीजेज एट हाई प्रेशर, दाब और बढ़ेगा तो इनके मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द एट लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, लो हो, तो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो अधिक डोमिनेंट होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं ओवर द रिपल्सन फोर्सेस, ठीक है। जब प्रेशर हाई हो जाता है उस कंडीशन में रिपल्सन फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट एज द मॉलिक्यूल्स अप्रोच क्लोजर टू ईच अदर। सिंपल सी बात क्या हुई, जब प्रेशर लो है तब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक इफेक्टिव होता है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक इफेक्टिव होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, और पास में आएंगे तो उनको कंप्रेस्ड करना, उनको लिक्विफाई करना आसान होगा। लेकिन जब प्रेशर अधिक बढ़ गया तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल एक सर्टेन डिस्टेंस से अधिक दूरी पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में उनके मध्य रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, हाई प्रेशर पर उनको हम आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर पाएंगे, उनको आसानी से हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट फॉर ऑल द गैसेज द Z वैल्यू अप्रोचेज 1 एट वे लो प्रेशर इंडिकेटिंग द आइडियल बिहेवियर, यानी जब प्रेशर बहुत लो, ध्यान दीजिए आप इस पॉइंट के ऊपर, जब प्रेशर बहुत ही लो तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर, तो सभी गैसों के लिए क्या है, सभी गैसों के लिए जो Z का मान है ये वाला वो 1 के लगभग पास में है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, एट वेरी लो प्रेशर ऑल रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, यानी अत्यंत निम्न दाब पर सभी वास्तविक गैसें वो आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इसमें। जो मैं कंप्रेसिव फैक्टर Z है ना, उसके ऊपर तापमान का प्रभाव क्या होता है। तो हमने क्या किया, कंप्रेसिव फैक्टर Z और P के मध्य एक पर्टिकुलर गैस लिया हमने N2, है ना, उस N2 गैस के डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये वाला, इसमें ध्यान दीजिए आप। गैस हमारे पास N2 है और टेम्परेचर डिफरेंट है, और ये Z है यहाँ पर, ये वाला Z इक्वल टू PV/RT होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है, 200 केल्विन है, 500 केल्विन है और 1000 केल्विन है। अब देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये हमारा आइडियल गैस का वक्र है, ठीक है। अब देखिए आप, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान दिए आप, यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही जो Z का मान क्या हो रहा है, वो 1 से अधिक डेविट हो रहा है। तो पहले क्या था, इसके पास था टेम्परेचर हाई पे क्या था, 1 के पास था, फिर 500 केल्विन हुआ तब वो इसके 1 के पास आ गया। जब और टेम्परेचर कम हुआ, 200 केल्विन हुआ, तब क्या हुआ, तब वो 1 से और क्या हो गया, डेविट हो गया वो,
ठीक है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब टेम्परेचर जब हाई है तो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो इसका जो कर्व प्राप्त हो रहा है वो आइडियल गैस का जो कर्व है ये वाला, इसको कंसल्ट कर रहा है, इसके संपाती है, इसको टच कर रहा है। ध्यान दीजिए आप, इस टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो कर्व प्राप्त हो रहा है ये इस आइडियल गैस के बिहेवियर के जो कर्व है उसको ये टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तब रियल गैस क्या होगी, रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ओके, ये बात है। अब देखिए इसमें हम 2 पॉइंट पढ़े, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा है और बाद में पढ़ा है हमने टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, दोनों चीज़ों का निष्कर्ष ये निकला कि एट हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर ऑल रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज, यानी अत्यंत उच्च ताप एवं अत्यंत निम्न दाब पर सभी वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैसों की तरह बिहेव करती हैं। तो कई बार पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि किस ताप और किस दाब के ऊपर रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो उसका आंसर क्या होगा कि एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर ऑल रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज। ओके, अब ऐसा क्या कारण था, किस कारण से गैसें हैं वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करती हैं, ऐसी क्या कमी रह गई आदर्श गैस समीकरण के डेरिवेशन में कि वो सभी गैसें हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। ओके, तो हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें 2 पोस्टुलेट थी, 2 अवधारणाएं थी। वो अवधारणाएं वो आदर्श गैसों में सही हैं, लेकिन वो अवधारणाएं वास्तविक गैसों के लिए, रियल गैसेस के लिए सही परिणाम नहीं देती हैं। वो धारणाएं कौन कौन सी है हमारी, पहली धारणा है द रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। का मतलब क्या हुआ कि गैस के अणु का जो आयतन है संपूर्ण घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये पोस्टुलेट हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी थी। ये अवधारणा गलत है, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए आप, हमने एक कंटेनर लिया है, मान लो ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है ना, ये कंटेनर बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। हमारे पास मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं। जब प्रेशर कम है तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं, पात्र में फैले हुए हैं, तो हम मान सकते हैं कि अब देखो हमने क्या किया, इसको हमने सारे क्या किया मॉलिक्यूल्स को एक पास में ले आए, यहाँ पर इस जगह इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने क्या लिया, इस जगह ले आए। इनका साइज इतना छोटा है और पूरा पात्र खाली है, तो हम क्या मान सकते हैं कि इस पूरे पात्र में जो आयतन है ना, इस आयतन तुलना में गैस की अणुत्वरण घेरे का आयतन क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रेशर कम हो, प्रेशर क्या सॉरी हाई हो प्रेशर, तब क्या हो जाएगा, तब उस कंडीशन में ये जो है ना आयतन, ये आयतन क्या होगा, इस वॉल्यूम तुलना में क्या होगा, नगण्य नहीं होगा। प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो ये पिस्टन कहाँ गया, पिस्टन मान लो यहाँ आ गया, तो इसकी अब गैस के मॉलिक्यूल कहाँ है, इस जगह ही है। अब क्या होगा, ये पूरा वॉल्यूम इतना, ये वाला वॉल्यूम इतना पूरा है, तो इसकी तुलना में क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो ये पोस्टुलेट क्या होगी, गलत हो गई। कौन सी पोस्टुलेट है कि गैस के अणु द्वारा घेरा गया जो वास्तविक आयतन है गैस के कुल आयतन तुलना में नगण्य होता है। ये धारणा हाई प्रेशर के ऊपर सही परिणाम नहीं देती है, क्योंकि उस कंडीशन में आयतन जो है वो नगण्य नेग्लिजिबल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो पोस्टुलेट थी हमारी वो थी कि गैस के अणु के बीच में आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये धारणा भी, ये पोस्टुलेट भी गलत है। ये पोस्टुलेट कम ताप हाई प्रेशर पर सही नहीं है, क्योंकि इस स्टेट में गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है और अणु अधिक पास आ जाते हैं। इस कारण से इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स सर्टेनली एग्जिस्ट करेगा, निश्चित रूप से पाया जाएगा। और इसके पक्ष में 2 प्रमाण भी हैं, एविडेंस भी हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, है ना,
और दूसरा है जूल थॉम्सन इफेक्ट, यानी हम दाब बढ़ाकर जब गैस के कण पास में आएंगे ना, दाब बढ़ाकर हम गैसों का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों धारणाएं हमने पढ़ी हैं। इन दोनों धारणाओं के कारण ही रियल गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रियल गैसेज के लिए एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वंडरवाल इक्वेशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।